नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में। हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर के मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये दिन आशा और नवजीवन का उत्सव है। उन्होंने शांति, आनंद और एकता की कामना की। पीएम ने आग्रह किया है कि ईसा मसीह की शिक्षा दया भाव को प्रेरित कर और सामाजिक एकता को सुदृढ़ बनाए। ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक ईस्टर पूरे देश और दुनिया के अलग अलग जगहों में खुशी और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। चर्च में यीशु मसीह के फिर से उत्थान की याद में विशेष प्रार्थना सभाएं और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और साथ ही तीसरे दिन वो फिर से जीवित हो उठे थे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर की शुभकामनाएं दी हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि दया और सामाजिक एकता जो है वो बेहद ही जरूरी है। ईस्टर के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने दया और सामाजिक एकता को मजबूत करें का बात की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बधाई संदेश उन्होंने साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने ईस्टर की शुभकामनाएं दी है। यीशु मसीह के बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी साझा की है। अप्रैल मंथ में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव आयोग ने लालच मुक्त चुनाव करने के लिए अब तक 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, कीमती तोहफे जब्त किए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव और 6 राज्यों में उपचुनाव का कार्यक्रम जो है 15 मार्च 2016 को घोषित किए। आयोग ने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने 5 चुनाव वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके 12 सीमावर्ती राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, सीईओ, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ ईडी एजेंसियों के प्रमुखों के साथ कई समीक्षा बैठकें की और उन्हें हिंसा मुक्त, धमकी मुक्त और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। चुनाव आयोग ने चुनाव को सही ढंग से कराने के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में 5170 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड तैनात किए हैं ताकि शिकायतों का निपटारा 100 मिनट के भीतर किया जा सके। इसके अलावा जगह जगहों पर अचानक से नाके लगने के बाद से 5200 से ज्यादा स्थानीय निगरानी दल भी तैनात किए गए हैं। 26 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक सीजर मैनेजमेंट सिस्टम के सक्रिय होने के बाद से 5 अप्रैल 2026 तक जब्त 650 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने लालच रोकने के लिए ईसीआई पर बड़ा एक्शन लिया है और इसके साथ ही 650 करोड़ रुपए की नकद, शराब और साथ ही जेवरात के साथ साथ कीमती गिफ्ट भी बरामद किए हैं। ऐसे में चुनाव में ने कहा है कि चुनाव आयोग का कहना है कि लालच रोकने के उद्देश्य से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। इसके साथ ही 650 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। वहीं केरल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। बीजेपी राज्य की सत्ता पर काबिज होने का पुनर्जोश कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पीएम मोदी से लेकर पार्टी के तमाम दिग्गज नेता राज्य में प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक भव्य रोड शो किया और इस रोड शो में उनके साथ कोझिकोड के बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट केपी प्रकाश बाबू समेत कई नेता मौके पर मौजूद रहे। ये रोड शो विधानसभा क्षेत्र से आयोजित किया गया जो कि केरल का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है। एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान पर निकले शाह का स्वागत करने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। ढोल की थाप पर रोड शो शुरू होने पर गृह मंत्री ने सड़क किनारे खड़े लोगों पर फूल बरसाए जो बीजेपी, अमित शाह और पार्टी के अन्य नेताओं के समर्थन में नारे लग रहे थे। सोशल मीडिया पर अमित शाह ने रोड शो की तस्वीरें शेयर की है और इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि पारदर्शिता शासन के लिए केरल सजग के साथ खड़ा है। ऐसे में केरल में कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसको देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से जोरों शोरों से उतरी हुई है। अमित शाह ने आज रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम के विश्वनाथ जिले पहुंचे। वहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में हिमंता बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने कहा कि लगातार दिए जा रहे उनके बयान उनकी हताश का प्रतीक है
और उन्हें अभी से अपनी हार दिखाई देने लगी है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस समय भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री वही है जो लगातार नफरत फैलाने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा इस बात का एहसास कर चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो बब्बर शेर है और उन्हें जेल में भेजने वाले हैं। उन्हें पता है कि जब सरकार आएगी और कानून सही तरीके से अपना काम करेगा तब उन्हें असम की जनता और कांग्रेस नेताओं में हाथ जोड़कर वो माफी उन्हें मांगनी पड़ेगी। और आज आपके पास रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरण इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। बता दें कि राहुल गांधी ने हेमंता बिस्वा शर्मा पर तगड़ा हमला बोला है। इसके साथ ही हेमंता बिस्वा शर्मा को सबसे भ्रष्ट सीएम करार दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर जो हैं उन्हें जेल में डालेंगे। बता दें कि असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसको देखते हुए राहुल गांधी आज असम के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने असम के सीएम जो है हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उन्होंने कहा है कि असम की जनता जो है कांग्रेस नेताओं से हाथ जोड़कर हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो माफी मांगेंगे। ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जिसको देखते हुए लगातार बीजेपी और कांग्रेस पूरे जोरों शोरों के साथ असम में डटी हुई है। ऐसे में इस बार किसकी सरकार बनेगी वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन लगातार बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। और इस दौरान एक तरफ केरल पहुंचे हैं अमित शाह तो वहीं दूसरी तरफ असम पहुंचे हैं राहुल गांधी। चुनाव होने वाले हैं कुछ ही समय में, अप्रैल मंथ में ही ये चुनाव है और जिसको देखते हुए राजनीतिक पार्टियां जो है वो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस बब्बर शेर है और ऐसे में असम के जो सीएम हैं हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बिहार से दिल्ली तक की नई पारी, नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। ऐसे में 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्यता की संसद की शपथ लेंगे। बिहार के सीएम बदलने की चर्चा जो है अब तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने साल 2005 से बिहार की कमान संभाली और राज्य की सत्ता की बागडोर छोड़कर दिल्ली की राजनीति में नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय ने पुष्टि की है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार 2005 से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं और लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पदभार भी संभाला है। राज्यसभा जाने के उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटकर राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति के एक युग का समापन माना जा रहा है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। बिहार की जनता और राजनीतिक पंडितों की निगाहें अब एनडीए के अगले कदम पर टिकी हुई है, जो राज्य के भविष्य को नई दिशा तय करेगा। वहीं मध्य पूर्व में तनाव के बीच इजराइल ने ईरान पर 120 से अधिक ब्लास्टिंग मिसाइलों से हमला किया है। जानकारी के अनुसार इस हमले में ड्रोन ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। खबरों की माने तो ये कार्रवाई रणनीतिक ठिकानों को कमजोर करने के उद्देश्य से की गई है। हमले के दौरान कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबर भी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार हमले के बाद से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की सैन्य कार्रवाई से क्षेत्रीय स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ने की आशंका है। तो वहीं मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच लेबनान की ओर से लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिसके बाद से उत्तरी इजराइल में सायरन बजने लगा है। सायरनों की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार रॉकेट हमले के बाद से सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है और नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इजरायली रक्षा प्रणाली ने कई रॉकेट को हवा में ही निष्क्रिय करने का दावा किया है। हालांकि कुछ इलाकों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में पहले से जारी तनाव को और बढ़ा सकती हैं और हालातों को और भी गंभीर होने की संभावना बनी हुई है। कि मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में लेबनान ने गलीला में रॉकेट दागे हैं। सायरन की आवाज सुनते ही उत्तरी इजराइल जो है वो पूरी तरह से सहमा हुआ है। ऐसे में स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की लगातार अपील की जा रही है। वहीं पटना में बिहार का पहला गैस आधारित शवदाह गृह बनाया गया। दीघा पर 2.11 एकड़ की जमीन पर इसका निर्माण कार्य होगा और पटना नगर निगम और ईशा फाउंडेशन के ईशा आउटरीच के बीच इस परियोजना को लेकर कनेक्टर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और बिहार सरकार की ओर से इस प्रोजेक्ट के लिए 2.11 एकड़ भूमि 33 साल की अवधि के लिए मात्र ₹1 की कीमत पर लीज पर उपलब्ध कराई गई है। यह शवदाह गृह पूरी तरह से LPG आधारित होगी, जो कि लकड़ी की निर्भरता को कम करेगी। नगर आयुक्त ने बताया कि समझौते के अनुसार ईशा आउटरीच की ओर से दीघा घाट पर LPG आधारित आधुनिक शवदाह गृह का डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाएगा और इस परियोजना के तहत 4 LPG फर्नेस, वेटिंग हॉल और प्रशासनिक भवन, आवश्यक उपयोगियों के लिए सुविधा, मंदिर और आकर्षण लैंडस्केपिंग की जाएगी। वर्तमान में पटना नगर निगम क्षेत्र में बास घाट पर 3, गुलाबी घाट पर 3 और खाजी कला घाट पर 1 विद्युत शवदाह गृह संचालित है। वहीं धनबाद क्षेत्र में CPP प्लांट पर विस्फोट से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घटना के दौरान वहां पर मौजूदा 3 जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी चपेट में आने वाले एक घायल की बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि धनबाद के इलाके में CPP प्लांट में भीषण हादसे की खबर मिली है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही तीनों CRSF जवान समेत कई लोग घायल हुए हैं। घायलों में से एक व्यक्ति की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाके के लिए रांची के अस्पताल में रेफर किया गया है। हादसे में 3 CRPF जवानों को घायल बताया जा रहा है। ऐसे में घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सिलेंडर ब्लास्ट में 3 लोगों की जान जाने की खबर भी निकलकर सामने आई है। CISF के जवान भी इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CPP प्लांट में भीषण ये हादसा हुआ है। वहीं यूपी के कानपुर जिले में आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचा दी है। अचानक बदले मौसम ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सबसे दर्दनाक हादसा काकादेव इलाके में हुआ, जहां सड़क से गुजर रहे एक ऑटो पर अचानक से ही एक विशाल बरगद का पेड़ गिर गया। हादसे में ऑटो ड्राइवर और उसमें सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से कानपुर की थाना, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद से पूरे इलाके में अफरा तफरी और शोक का माहौल बना हुआ है। आंधी तूफान के चलते कल्याणपुर और किदवाई नगर समेत कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने और वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आई है। तेज हवाओं के कारण बिजली के पोल भी उखड़ गए हैं, जिससे शहर के आधा से ज्यादा हिस्सों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप बताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।